अब इसमें गड़बड़ी दो जगह हो गई। पहला गड़बड़ी तो वह हो गया कि इनके पास में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, तो बहुत सारा अनाज हमारा सर गल गया। सही में ये देना था जमानत की राशि में, और रेस्ट जो है सो उसको एडवांस राइस देना था। उसके अगेंस्ट में प्रोपोर्शनेट हमको उसको धान इशू करना था। 33.9 हमको जहां तक याद आ रहा है कि इतना करोड़ रुपए का चावल मिलरों ने नहीं दिया। 433 करोड़। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूं तो बिहार में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, आप लोगों को पता ही है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। और उन घोटालों में बहुत सारी राजनीति भी हुई, राजनीति से बिहार में बहुत उलट पुलट भी हुआ। लेकिन एक घोटाला ऐसा है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों चर्चा नहीं होती है, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। और कोई घोटाला बहुत मतलब कम का नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी राशि का घोटाला है। इसके बावजूद सब क्यों चुप हैं, ये समझ से परे है। ये घोटाला 2011 से लेकर 2014 के बीच में हुआ, जिसको हम चावल घोटाला कहते हैं। लगभग 1400 करोड़। इस पर विपक्ष भी आवाज नहीं उठाता है, न कोई सामाजिक संगठन कुछ बोलता है। और ये पूरा का पूरा घोटाला फाइलों में दबा पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। अब ये घोटाला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी एक लंबी कहानी है और इस कहानी को हम कई भागों में आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ हैं सत्येंद्र सिंह, जो कि सीनियर एडिटर एजी ऑफिस से रिटायर हुए हैं पिछले साल 2023 में। ये उस समय इन्होंने उस पूरे मामले का ऑडिट किया था और मिलर जो लेके गए थे धान, उनको चावल देना था, सरकार को लौटाना था, वो नहीं लौटाया। बहुत सारा इसमें खेला हुआ और कई मामले तो ऐसे हैं जैसे चारा घोटाला से भी मिलता जुलता ये मामला है। चारा घोटाला में तो स्कूटर, मोटरसाइकिल से भी चारा ढोया गया था, इसमें जेसीबी से ढोया गया, डिलीवरी वैन से चावल की ढुलाई हुई, तो बड़ा सिमिलर है। लेकिन देखिए चारा घोटाला का कितना हाइप था, कहां से कहां मामला चला गया, एक पूरी की पूरी सरकार पलट गई थी चारा घोटालों को लेकर। लेकिन चावल घोटाला पर क्यों मौन है सब, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। सत्येंद्र जी, इस घोटाले के बारे में उस समय तो चर्चा हुई थी, हम लोगों ने कुछ स्टोरी भी की थी, हल्की, बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका बड़ा एरिया में ये व्यापक पैमाने पर हुआ था। ये 1400 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए कि ये घोटाला हो गया, सरकार को नहीं मिला, तो ये कहां से कंपनसेट करती है सरकार, कैसे कर पाएगी? ये तो एक सवाल है मेरा, जो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि ये घोटाला हुआ क्यों, कैसे हुआ ये? पहले हम आते हैं कि ये घोटाला हो कैसे गया। तो सरकार जब किसानों को एमएसपी देना चाहिए और बोली समझी कि इसके लिए हमको ज्यादा मात्रा में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहा और कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें लाभान्वित करें, तो सरकार ने एक टारगेट लिया, पर जो मुझे याद है 20 लाख एमटी का टारगेट सरकार ने लिया कि हम ये परचेज करेंगे। लेकिन उस परचेज के लिए सरकार ने स्टोरेज कैपेसिटी अपना नहीं बढ़ाया और न मिलिंग क्षमता का विकास हुआ। बिना उसको किए हुए सरकार ने अपना परचेज प्रोक्यूरमेंट शुरू कर दिया। उस प्रोक्यूरमेंट के करने से उस समय में क्या था कि जो प्रोक्यूरमेंट हो रहा था वो सारे पैक्स या व्यापार मंडल जो भी प्रोक्यूरमेंट करते थे वो सारा एसएफसी के गोदाम में जमा होता था, जिसके लिए इन्होंने कर्मचारी की नियुक्ति कर दी। फिर उसको मिलर को देना था और मिलर से चावल आ जाना था एफसीआई को। फिर एफसीआई जो अपना चैनल में लेके, अपने चेन में लेके वो सर्कुलेट होना था, बेनिफिशियरी के तक जाना था। अब इसमें गड़बड़ी दो जगह हो गई। पहला गड़बड़ी तो वह हो गया कि इनके पास में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, तो बहुत सारा अनाज हमारा सर गल गया सही में। और उसको हम लोग डिटोरिएट करके जो कुछ कम रेट में, मिनिमम रेट में, और कुछ तो बिका भी नहीं। तो पहला गलती, एक मेजर मिस्टेक वहां हो गया। दूसरा हो गया क्या
कि जब हम कोई एग्रीमेंट किए, मिलरों से सरकार ने एग्रीमेंट किया, तो उसमें था कि 50,000 रुपया का एक मुचालका था कि ये देना था जमानत की राशि में, और रेस्ट जो है सो उसको एडवांस राइस देना था। उसके अगेंस्ट में प्रोपोर्शनेट हमको उसको धान इशू करना था। लेकिन हो गया उल्टा, इसने पहले ही उसको धान दे दिया और उसके बाद उसको चावल आना बंद हो गया, जबकि हमको चावल लेने के बाद धान देना चाहिए था। ये सबसे बड़ा सैद्धांतिक गलती वहां हुआ। ये गलती जो हुई सैद्धांतिक, जिसको बता रहे हैं, ये सरकार की मंशा ऐसी थी, या लगता है कि मतलब हड़बड़ी में या लापरवाही में ऐसा हुआ? अभी इसको तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने जानबूझ के अपना उसको लाभ देने के लिए किया, लेकिन रिजल्ट उसका ये हुआ कि 433.9 हमको जहां तक याद आ रहा है कि इतना करोड़ रुपये का चावल मिलरों ने नहीं दिया। बताइए, 433। ये सिर्फ 2011-12 का है, जो कि विधानसभा में भी शायद चला गया है और वहां उस पर कार्रवाई होने की बात चल रही है। लेकिन अभी क्या कार्रवाई होगी? और एक बात मैं कहना भूल गया कि इस सब का जो भी हमारा प्रोक्यूरमेंट सीजन शुरू होता है, तो जो गाइडलाइन निकलता है उसमें स्पष्ट रहता है कि इस प्रोक्यूरमेंट के जिला में जो प्रोक्यूरमेंट होगा उसके सबसे बड़े पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे, और उन्हीं के निर्देश में सारा कुछ होता है। आज तक जितनी कार्रवाई हुई है, हमने नहीं सुना है कि किसी जिलाधिकारी से इस बारे में सम्मन किया गया है, पूछा गया है या उन पर कार्रवाई हुई। कोई केस उस दर्ज हुआ था इसमें? हाँ, मिलरों के विरुद्ध बहुत केस हुआ। अधिकारियों पर नहीं? अधिकारियों में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लेवल तक के लोग या एजीएम तक के जिनके अधीन रखे हुए चावल सड़ गए, गल गए, उन पर केस हुआ है, उन पर रिकवरी केस भी दर्ज हुआ है। डीएम और जो उससे हाँ डेवलपमेंट कमिश्नर, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट? हाँ नहीं, उस पर कुछ नहीं हुई। कहने का मतलब, एक तो आपने कहा कि सरकार की चाहती थी कि एमएसपी मिले, मतलब समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए खरीद करना जरूरी है, और आज मिल भी रहा है। तो सरकार की मंशा ये थी कि भाई इससे किसानों को लाभ हो। नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जो इसको क्रियान्वित करना था, जिसको पॉलिसी बनानी थी, वो तो अधिकारी होते हैं। तो अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर है सामने। ये तो स्पष्ट है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एमएसपी जो था वो बोनाफाइड किसानों को मिलना था। हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था, कुछ ब्लॉक को उसमें से लिया था, और हमने देखा कि मेजर उस समय में मेजर पोर्शन ऐसे थे जिसमें कि वो बोनाफाइड किसान थे ही नहीं, वो फेक लैंड रिसीट या फेक डॉक्यूमेंट्स अपना प्रोड्यूस करके वो बेजा लाभ एमएसपी का ले रहे थे। जैसे आमतौर पर क्या होता है, बिहार में पैक्स के जरिए खरीद होती है, और उसमें जो है पैक्स वाले के पास ले जाइए, चाहे कहीं पहले एफसीआई में जाते थे तो धान में नमी है तो ये है, इसकी वजह से वो खरीदते नहीं थे, मतलब कोई बहाना बना के टाल दिया। लेकिन वही धान कोई बिचौलिया लेके गया तो उसको खरीद लेते हैं। तो ये तो अभी भी होता है। खैर, ये तो अलग विषय है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि 2011-12 में 433 करोड़, 2012-13 में ये राशि बढ़ गई। हाँ। जब जो 2011-12 में, ये ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, कि लोगों ने देखा कि बहुत सारे मिलर मात्र 50,000 रुपया देके करोड़ों के धन ढकार लिए, तो दूसरे की मनसा जो है उसमें खराब हो गई। उन्होंने मन बनाया है कि क्यों नहीं हम भी लूट करें। अच्छा। और इसका फल ये हुआ कि 12-13 में वो राशि 800 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। वो ले लिया गया और फिर वही खेला हुआ, फिर एडवांस धान उसको दिया गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि 2011-12 में सरकार ने मिलरों को बिना चावल लिए धान दिया और वो लौटा नहीं, ठीक है। और इसके बावजूद सरकार ने फिर गलती को दोहराया 2012-13 में, और उसमें जो है 400 के बजाय 800 करोड़ और घाटा लग गया। तो ये इनको मतलब क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा था, या समझना नहीं चाह रहे? ये मेरी समझ में भी बाहर है, क्योंकि एफसीआई उसी समय में, उसी पीरियड में एडवांस राइस लेके धान दे रहा था। अच्छा। एफसीआई का उससे पहले भी जो खरीद हो रहा था, एफसीआई में वो प्रक्रिया चल रही थी। तो उस प्रक्रिया को रोक के
इधर एडवांस रूप से ध्यान दे देना क्यों लगा उचित और क्यों ऐसा किया गया, ये समझ से परे है। तो ये तो जानबूझ के माना जाए, समझ के परे क्या है? ये तो मान लीजिए एक चल रहा है, एक सिस्टम पहले से चल रहा है, आज भी चलता है वैसे ही। आज भी एफसीआई का काम ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो आप उस पैटर्न को छोड़ के दूसरे पैटर्न पे आते हैं और उसमें आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो फिर आप जानबूझ के नुकसान झेल रहे हैं। और इसके लिए जो टास्क फोर्स के चेयरमैन होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी अध्यक्ष रहते हैं, दिन की अध्यक्षता उनसे पूछा जाना चाहिए। गलत मिलर का सिलेक्शन हुआ तो कैसे गलत मिलर का सिलेक्शन हो गया, तो वो जो उस टास्क फोर्स में जितने लोग हैं जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। केवल डीएमएसएफसी या कि एजीएम या कि मिलर पर केस कर देने से समस्या का ना तो समाधान होता है ना जस्टिफाई है। ये हमारे जो बड़े पदाधिकारी जिन्होंने ये सब किया है, ये सब क्या है हम नहीं कह सकते हैं, जिनके मतलब संरक्षण में ये सब चला है, जिनकी दायित्व थी कि उनको सही ढंग से करवाना, अगर वो फेल हुए हैं तो उनको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसा जो है मतलब कोई सरकार का नहीं है, यही जनता के टैक्स से ही ये आता है। जहां तक जनता का पैसा है ये। जहां तक और 1400 करोड़ रुपया आपने ऐसे ही छोड़ दिया और उसको भूल गए। आप तो भूल सकते हैं लेकिन जनता नहीं भूल सकती। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ पैसे तो ऐसे हैं जो एसी बिल पर ड्रॉ करके दे दिया गया था और वो पैसा अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। वो तो लोन के रूप में दिया गया था एसएफसी को, वो अभी तक रिटर्न ही नहीं हुआ है। अब बताइए, अब ये जो हालात हैं भाई, सरकार कैसे मतलब चुप रह सकती है? हमको आश्चर्य लगता है। मिलरों ने कुछ लौटाया कि अभी नहीं? कुछ मिलरों पर केस हुआ है, कुछ लौटा है, कुछ ही लौटा है, बाकी सब अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इतना बड़ा घाटा अगर मान लीजिए हमारे आपके में मतलब 1400 करोड़ का 1400 रुपये का अभी भी अगर हो जाता है तो आदमी को लगता है क्योंकि सरकार है, किसी को मतलब नहीं है। तो यही हम चाहेंगे कि भाई इस मामले को जल्दी से जल्दी खोला जाए और जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है इसको कम से कम सरकारी खजाने में लौटना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। सत्येंद्र जी अभी आएंगे और बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई, धान के कुटाई में, छटाई में, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या घपले हुए हैं, कैसे कैसे घपले हुए हैं, बहुत सी कहानी ये बताने वाले हैं। तो आप आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।